सुबह सुबह ज्ञानटेक कॉरपोरेशन की 18वीं मंजिल। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। कोई बात नहीं कर रहा था। बस लगातार कीबोर्ड पर उंगलियों की खटखट और चिंता भरी गहरी सांसों की आवाजें आ रही थीं। आपातकालीन बैठक कक्ष के अंदर सफेद तेज रोशनी 10 वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों के थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। सभी ने सिर झुका रखा था। 3 रातों से न सोने के कारण उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई थी। कंपनी के सीईओ विक्रम सिंह अंदर आए। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उनके पतले चश्मे से एक ठंडी चमक निकल रही थी। उन्होंने कमरे के बीच में लगे बड़े डिस्प्ले बोर्ड को देखा, जहां डेटा रिकवरी का 0% का आंकड़ा किसी का मजाक उड़ाते हुए टिमटिमा रहा था। फिर वह मुड़े और दबे हुए गुस्से में बोले, 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और तुम में से कोई भी डेटा रिकवर नहीं कर पा रहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक अधेड़ उम्र के इंजीनियर ने कुछ समझाने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की तीखी नजर ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह मुड़े और चुपचाप एक गहरी सांस ली। ज्ञानटेक के पूरे विशेष एआई डेटा स्टोरेज सिस्टम पर एक बहुत ही परिष्कृत मैलवेयर ने हमला कर दिया था। सारे डिजाइन एल्गोरिदम और सैंपल डेटा एन्क्रिप्ट होकर गायब हो गए थे। बैकअप प्रतियां भी बेकार थीं, क्योंकि हैकर ने बैकअप सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया था। अगर जापानी पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेटा रिकवर नहीं हो पाया, तो कंपनी का पहला अंतरराष्ट्रीय विस्तार प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खोने का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं था, बल्कि 10 साल की मेहनत के बाद बनी प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर पहुंचने का मौका खोना भी था। उसी समय इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आशा नाम की एक सफाई कर्मचारी अपनी सफाई की सामग्री तैयार करने में व्यस्त थी। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी माँ, जो आमतौर पर उसकी 2 जुड़वां बच्चियों की देखभाल करती थीं, बीमार थीं और बुखार में थीं, और पड़ोस में भी सब काम पर गए हुए थे। कोई और चारा न होने पर आशा ने अपने सुपरवाइजर से अपनी दोनों बेटियों को साथ लाने की अनुमति मांगी, यह वादा करते हुए कि वे ग्राउंड फ्लोर के कर्मचारी विश्राम क्षेत्र में चुपचाप बैठी रहेंगी और कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगी। रिया और प्रिया, 8 साल की 2 जुड़वां बहनें, अपनी छोटी छोटी स्कूल बैग लिए हुए थीं और आते ही उन्होंने एक नोटबुक निकाली, जिसमें अजीब प्रतीकों से कुछ लिखा हुआ था, जैसे उनकी अपनी कोई भाषा हो। दोनों बच्चियों के बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। चेहरे पर एक चमक और आंखों में जिज्ञासा थी। वे बिना पलक झपकाए चारों ओर देख रही थीं। आशा ने उनके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तुम दोनों यहीं शांति से बैठना, माँ ऊपर सफाई करके तुरंत आती है। कहीं घूमना नहीं, ठीक है? दोनों बच्चियों ने सिर हिलाया, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर सुपरवाइजर की घबराई हुई आवाज आई। एक बड़ी समस्या हो गई थी। 18वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम और तकनीकी कक्ष की तत्काल सफाई के लिए लोगों की जरूरत थी। आशा घबरा गई और जल्दी से अपने औजारों का बैग उठाकर ऊपर भागी। वह उन्हें और कुछ हिदायत भी नहीं दे पाई। रिया ने अपनी बहन की ओर देखा। प्रिया ने अपनी मां की धुंधली होती परछाई को लिफ्ट के पीछे जाते हुए देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपना बैग उठाकर सीढ़ियों से 17वीं मंजिल की ओर चल पड़ी। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कंपनी में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई अपने कंप्यूटर और फोन में व्यस्त था, और सुरक्षा गार्ड महत्वपूर्ण विभागों को खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। तकनीकी कक्ष में इतनी शांति थी कि पंखे के घूमने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दोनों जुड़वां बहनें रिया और प्रिया दबे पांव कंट्रोल पैनल के पास पहुंचीं। कमरे में सर्किट बोर्ड और गर्म प्लास्टिक की हल्की गंध थी। दर्जनों परिष्कृत उपकरणों से एलईडी लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं। चूंकि दोनों बच्चियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, आशा को सप्ताहांत में
उन्हें अपने साथ कंपनी लाना पड़ा, जबकि वह समस्या को ठीक करने की जल्दी में थी। सिस्टम क्रैश हो गया था। उसने दोनों बेटियों को एक कोने में चुपचाप बैठने के लिए कहा था, लेकिन जब इंजीनियर बगल के कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा करने के लिए अस्थायी रूप से कमरे से बाहर गए तो जिज्ञासा ने रिया को अपनी बहन के कान में फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। प्रिया, यहाँ आओ, इस कोड को देखो। प्रिया पास आई, उसकी आंखें चमक उठीं। स्क्रीन पर मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए डीकोडिंग कमांड थे, लेकिन रिया ने एक हिस्से की ओर इशारा किया। देखो, यह लूप गलत है। यह डेटा को उल्टा बैकअप कर रहा है। लूप की दिशा बदलनी होगी। प्रिया ने तेजी से सिर हिलाया और उसके हाथ धीरे धीरे कीबोर्ड पर चलने लगे। मैं इस फंक्शन को फिर से लिंक करने की कोशिश करती हूं। बस कुछ सरल कमांड टाइप किए गए। 1-2-3 सेकंड बीते और मुख्य स्क्रीन पर लगी लाइटें अचानक तेजी से टिमटिमाने लगीं। फिर एक डेटा स्क्रीन दिखाई दी जो संकेत दे रही थी कि सिस्टम का एक हिस्सा रिकवर हो गया है। उसी समय एक युवा इंजीनियर फाइल लेने के लिए कमरे में भागा और स्क्रीन देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान! मुख्य सर्वर का दूसरा टियर डेटा रिकवर हो गया है। यह क्या है? यह किसने किया? जब उसने दोनों बच्चियों को मशीन के सामने खड़ा देखा तो वह बस एक चीख निकाल सका और फिर जोर से चिल्लाया, कोई है, यहां आकर देखो। तेजी से कदमों की आवाजें गूंज उठीं। असिस्टेंट मैनेजर नेहा सबसे पहले अंदर आई। जैसे ही उसने दोनों बच्चों को कंट्रोल पैनल के पास खड़ा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाई, आशा जी, आपने इन बच्चों को यहां क्या करने दिया? आपको क्या लगता है यह कोई खेल का मैदान है? आशा, जो अभी अभी अंदर आई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है, को बुरी तरह डांटा गया। इस घटना के कारण हम करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? अगर आपकी बेटियों ने थोड़ा और कुछ बिगाड़ दिया होता तो क्या आप उसकी भरपाई कर पाती? आशा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहा ने चिल्लाकर आदेश दिया, सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें तुरंत बाहर निकालो और इनका टर्मिनेशन लेटर भी तैयार करो। उसी समय सीईओ विक्रम सिंह वहां प्रकट हुए। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने सफेद शर्ट पहन रखी थी, हाथ में बिना पिया हुआ कॉफी का कप था और अंदर आते ही वे इस अस्त व्यस्त स्थिति को देखकर ठिठक गए। क्या हो रहा है यहां? नेहा गुस्से से लाल चेहरा लिए आगे बढ़ी। सर, सफाई वाली के बच्चों ने बिना इजाजत के कंट्रोल पैनल में घुसपैठ की है। मुझे शक है कि सिस्टम के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जिससे त्रुटि की जांच के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी नजरें डरकर पीछे हटती हुई दोनों बच्चियों पर थीं। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, अंकल, हमने कुछ तोड़ा नहीं है। हमने बस देखा कि लूप गलत था, इसलिए उसे ठीक करने की कोशिश की। प्रिया ने आगे कहा, मैंने देखा कि बैकअप कमांड उल्टा हो गया था लूप में। सिर्फ एक लाइन बदलने से सिस्टम का एक हिस्सा अपने आप रिकवर हो जाता। विक्रम चौंक गया। उल्टे लूप की बात वही थी जिस पर 10 इंजीनियर और यहां तक कि विदेशी विशेषज्ञ भी बहस कर रहे थे, लेकिन कोई भी यह पुष्टि नहीं कर पाया था कि गलती वास्तव में कहां थी। वह धीरे धीरे पास आया, डिस्प्ले स्क्रीन को देखा और वास्तव में दूसरा टियर डेटा सही और स्पष्ट रूप से रिकवर हो गया था। नेहा ने दोनों बच्चियों को घूर कर देखा। तुम्हें यह देखे किसने सिखाया? रिया ने सिर हिलाया, किसी ने नहीं सिखाया। माँ हमें फोन पर ऑनलाइन कोडिंग सीखने देती हैं और हमें गणित भी पसंद है। इस समय तक तकनीकी विशेषज्ञों को वापस बुला लिया गया था। पूरी टीम यह देखकर दंग रह गई कि सिस्टम का एक हिस्सा रिकवर हो गया है। एक इंजीनियर ने कोड की जांच करने के लिए झुककर देखा। हे भगवान, इन बच्चों ने वह गलती कैसे देख ली जो हम 10 बड़े लोग नहीं देख पाए? एक
वरिष्ठ विशेषज्ञ ने हाथ जोड़कर दोनों बच्चियों को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। अविश्वसनीय, इस गलती पर हम 3 घंटे से बहस कर रहे थे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। एक लंबी खामोशी छा गई। केवल सर्वर की भनभनाहट की आवाज आ रही थी। विक्रम कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा और फिर आशा की ओर मुड़ा। ये आपकी बेटियां हैं जी, ये मेरी बेटियां हैं। मैं उन्हें यहां नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आज सुबह उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में ठंडक के साथ साथ कुछ गहरी सोच भी थी। कमरे में किसी की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। सबकी निगाहें उस शक्तिशाली आदमी पर टिकी थीं। एक गुस्से का, एक फैसले का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उसने बस धीरे से हाथ से इशारा किया और 2 और लोगों को उनके काम पर नजर रखने के लिए बुलाया। मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों बच्चियां और क्या कर सकती हैं। पूरा कमरा एक बार फिर हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सीईओ ने उन्हें डांटने या निकालने के बजाय 2 छोटी साइज के बजाय 2 है बच्चियों को काम जारी रखने दिया। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर वह अपनी मां के पास खड़ी दोनों बच्चियों की ओर मुड़ा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। इसके विपरीत उनमें कुछ खास था, एक चमक और आत्मविश्वास। उसने धीरे धीरे कहा, मैं इन बच्चियों को एक सेकेंडरी मशीन पर एक्सेस दूंगा। वर्चुअलाइजेशन मॉडल अभी भी सेव है। अगर ये कर सकीं तो मैं पूरी कंपनी के सामने आशा जी से माफी मांगूंगा, और अगर नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। कुछ विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। सबको लगा कि सीईओ बस उन्हें दिलासा देने के लिए यह सब कर रहा है। रिया और प्रिया को दाईं ओर की मशीनों की एक कतार में ले जाया गया। आशा ने घबराकर अपनी बेटियों का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अगर कुछ गलत हो गया तो वे हम पर तोड़फोड़ का आरोप लगा देंगे। लेकिन प्रिया ने धीरे से अपनी मां के हाथ पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मां, हम पर भरोसा रखो, बस थोड़ा सा। और रिया अपनी बहन को देखकर मुस्कुराई और दोनों एक साथ बैठ गईं। उनके हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगे। मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन पर सभी ने देखा कि कोड की एक लाइन धीरे धीरे सामने आ रही है। यह कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि सीधे हाथ से टाइप किया जा रहा था। 5 मिनट बीत गए। अचानक मेमोरी ओवरफ्लो एरर डिटेक्टेड, अर्ली वार्निंग सिस्टम लाल अक्षरों में चमक उठा। रमेश नाम का विशेषज्ञ उछल पड़ा। यह क्या है? इसने एक अर्ली वार्निंग कोड लिखा है। वह सेकेंडरी मशीन पर लॉग डेटा देखने के लिए दौड़ा। टेक्नोलॉजी असिस्टेंट भी झुक गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। 7 मिनट बाद दूसरा कोड पूरा हो गया। रिया ने धीरे से कहा, यह कॉन्फ्लिक्टिंग लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से अनइंस्टॉल करने के लिए है। यह रमेश अंकल द्वारा लिखे गए सॉफ्टवेयर जैसा है, लेकिन हल्का है। पूरा मीटिंग रूम जैसे सन्न रह गया था। सिस्टम की खराबी के कारण कंपनी के शेयर थोड़े गिर रहे थे, लेकिन अगर यह समाधान वास्तव में प्रभावी था तो सब कुछ पूरी तरह से उलट जाएगा। एक वरिष्ठ प्रबंधक ने सबसे पहले ताली बजाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और तालियों की गड़गड़ाहट लहर की तरह फैल गई। लेकिन आशा अभी भी मुस्कुरा नहीं रही थी। वह कांपते हुए आगे बढ़ी और अपनी दोनों बेटियों को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे डर था कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। रिया और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान बारिश के बाद की धूप की तरह साफ थी। हम बस आपकी मदद करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आपको गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाए। इस समय विक्रम पास आया। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी, बल्कि भावनाओं से भरी थी। तुम दोनों ने यह सब कहां से सीखा? किसने सिखाया? आशा ने आंसू पोंछे और रुंधे गले से बताया, इनके पिता 3 साल
पहले गुजर गए। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह किताबों की एक पूरी लाइब्रेरी छोड़ गए, सब अंग्रेजी और प्रोग्रामिंग भाषाओं में। पहले तो बच्चियां सिर्फ तस्वीरें देखती थीं, फिर पूछने लगीं, फिर पढ़ने लगीं और टाइप करने की कोशिश करने लगीं। हर रात सोने से पहले वे थोड़ा पढ़ती थीं। मुझे नहीं पता था कि वे इतनी होशियार हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रमेश, जिसने पहले मजाक उड़ाया था और आशा को निकालने का आदेश दिया था, अब चुपचाप लाल चेहरे के साथ खड़ा था। विक्रम ने दोनों बच्चियों को देखा। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया। उस समय उसके पिता एक गरीब इलेक्ट्रीशियन थे, जिन्हें उसकी मां के परिवार वाले नीचा दिखाते थे। तब विक्रम को पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खोलने और जोड़ने का शौक था, और लोग कहते थे कि वह चीजें बर्बाद कर रहा है। उसकी मां ने अपने बेटे का बचाव करने के लिए लड़ाई की, लेकिन वह अपने परिवार की पूर्वाग्रह को नहीं बदल सकी। और आज वह अपने बचपन का एक हिस्सा इन दो छोटी परियों की साफ आंखों में देख रहा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आशा जी। आज से आप सफाई कर्मचारी नहीं हैं। मैं आपको मानव संसाधन डेटा सलाहकार के रूप में तकनीकी विकास विभाग में आमंत्रित करना चाहता हूं। और दोनों बच्चियों के लिए अगर परिवार सहमत है, तो मैं उन्हें उनकी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय तक आजीवन छात्रवृत्ति देना चाहता हूं। आशा कुछ बोल नहीं पाई। उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे, लेकिन इस बार ये गर्व के आंसू थे। पूरा कमरा एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। किसी नन्ही जीनियस की वजह से नहीं, बल्कि इंसानियत की वजह से, दयालुता की वजह से, उन छोटी छोटी चीजों की वजह से जो किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। अगली सुबह पूरी कंपनी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सभी कर्मचारी मौजूद थे, और जब उन्होंने आशा और उसकी दोनों बेटियों को पहली पंक्ति में बैठे देखा, तो माहौल तनावपूर्ण और तारकर जिज्ञासु हो गया। रिया और प्रिया सफेद शर्ट पहने अपनी मां के बगल में सीधी बैठी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, और वे अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां उन्हें यहां लाने के लिए क्यों मान गई हैं, क्योंकि आज सुबह उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और सीईओ ने प्रस्ताव दिया था, बच्चों को कंपनी में ले आओ, आज का दिन तुम तीनों का है। सीईओ विक्रम सिंह मंच पर आए। उनके पीछे बड़ी कांच की खिड़की से आती रोशनी ने इस दृश्य को एक फिल्मी तस्वीर जैसा बना दिया था। उन्होंने पूरे हॉल पर एक नजर डाली, जो आशा की चिंतित आंखों और दोनों बच्चों के मासूम जिज्ञासु चेहरों पर आकर रुकी। आज मैं यहाँ विकास की रणनीति पर बात करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, नहीं विकास के आंकड़े घोषित करने के लिए। मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो 15 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में अपनी 2 जुड़वां बेटियों को पालती है। और इस बारे में कि कैसे 2 10 साल की बच्चियों ने वह कर दिखाया, जो कंपनी के 10 प्रोग्रामिंग इंजीनियर लगभग एक हफ्ते में नहीं कर पाए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जुनून उम्र नहीं देखता, प्रतिभा सूट या चमड़े की कुर्सी में नहीं होती, यह उन बच्चों की चमकीली आंखों में होती है, जिनसे अभी भी दूध की महक आती है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैं रसोई से कोड तक नामक एक युवा प्रतिभा कोष की स्थापना की घोषणा करता हूं। हर साल यह कोष पूरे भारत में युवा तकनीकी प्रतिभाओं को खोजेगा, उनका पोषण करेगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा। और पहली 2 के द्रासकोपू में हैरान होकर, बच्चियां जिन्हें हम प्रायोजित करेंगे, वे हैं रिया और प्रिया। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तालियां खत्म होने से पहले ही तकनीकी निदेशक श्री अग्रवाल अचानक खड़े हो गए। हम एक अरबों डॉलर की टेक कंपनी हैं। हम कंपनी को बच्चों के खेलने की जगह नहीं बना सकते। यह एक भावनात्मक निर्णय है।
और मैं संचालन में भावनाओं को शामिल करने का विरोध करता हूं। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कई कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन सीईओ विक्रम सिंह कुछ सेकंड चुप रहे और फिर मंच से नीचे उतरे, सीधे आशा और दोनों बच्चियों के पास गए। उन्होंने अपने पीछे की बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां दोनों बच्चियों द्वारा कल रात लिखा गया कोड प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था 12% अनुकूलित डेटा संपीड़न समाधान। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैं उम्र पर नहीं, वास्तविक क्षमता पर विश्वास करता हूं, और मैं उस मां पर विश्वास करता हूं जिसने 15 वर्ग मीटर के किराए के कमरे से 2 प्रतिभाओं को अकेले पाला है। हर कोई उस समस्या को हल नहीं कर सकता जिसके साथ हम लगभग 1 हफ्ते से जूझ रहे थे, लेकिन इन 2 बच्चों ने यह कर दिखाया, और मैं उन्हें और हजारों अन्य बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहता हूं। उनकी आवाज भर्रा गई और फिर उन्होंने आशा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। मैं आदरणीय मां आशा जी को हमारे बच्चों में जुनून जगाने के कार्यक्रम के लिए मानद सलाहकार बनने के लिए भी सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक मां से बेहतर कोई प्रेरणा नहीं दे सकता जिसने छोटी छोटी बचत, रात की सफाई और अपने बच्चों के भविष्य में कभी न खत्म होने वाले विश्वास से सपनों को बोया है। उस पल के हादे के दांत की सपनों को बोया है। उस पल में साद के दांत की सफाई। पूरा हॉल शांत हो गया और फिर पीछे की पंक्तियों से एक सिसकी की आवाज आई। यह असिस्टेंट नेहा थी, जिसने आशा का अपमान किया था, जिसने उसे गलियारे में डांटा था। वह खड़ी हुई धीरे धीरे आशा की ओर बढ़ी और बहुत गहरे से झुकी। मैं आपसे माफी मांगती हूं, बहन। मैं सच में माफी मांगती हूं। मैं गलत थी। आशा ने रुंधे गले से उसे सहारा दिया। दोनों भरे हॉल के बीच एक दूसरे से गले मिले, एक ऐसा आलिंगन जिसमें पद, ओहदे या पूर्वाग्रह की कोई सीमा नहीं थी। और फिर पूरी कंपनी खड़ी हो गई, एक एक करके लगातार तालियां बजाती रही। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग उन दोनों बच्चों को ऐसी नजर से देख रहे थे जैसी पहले कभी नहीं देखी थी, सच्ची प्रशंसा की नजर। सीईओ दोनों बच्चियों के पास आया, उनकी आंखों के स्तर तक झुका और धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों टेक्नोलॉजी सीखना जारी रखना चाहती हो? दोनों ने सिर हिलाया, उनकी आंखें चमक रही थीं। रिया ने धीरे से लेकिन आत्मविश्वास से कहा, मैं भारत की सबसे अच्छी इंजीनियर बनना चाहती हूं। और प्रिया ने कहा, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूं जिससे मां को फिर कभी सफाई न करनी पड़े। तालियां फिर से गूंज उठीं, इस बार सीईओ के फैसले के लिए नहीं, बल्कि 2 नन्ही प्रतिभाओं की आकांक्षाओं के लिए जो बड़ों की दुनिया के बीच चमक उठी थीं। और उस पल में पूरी आकांक्षाओं के लिए नई प्रतिभाओं और आस कर साय न करनी पड़ दी। कंपनी को एहसास हुआ कि कुछ महान चीजें वेतन या वित्तीय रिपोर्ट में नहीं होती, बल्कि दिल में होती हैं, जहां छोटे सपने कभी जलना बंद नहीं करते। 6 महीने बाद एक घटना ने पूरी ज्ञानटेक कंपनी को चकित कर दिया। एक ठंडी सुबह रिया और प्रिया राष्ट्रीय युवा प्रौद्योगिकी मंच के मुख्य मंच पर लगातार गूंजती तालियों के बीच चढ़ीं। दोनों जुड़वां बहनें, जिनके बाल करीने से गुंथे हुए थे, चेहरे पर एक चमक थी। वे देश भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों, उद्यमियों, प्रोफेसरों, छात्रों और स्कूली बच्चों के सामने खड़ी थीं। रिया ने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उस दिन सर्वर खराब हो गया था, कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। हमने बस गलती से एक कोड देखा जो उस चीज से मेल खाता था जो हमने पहले सीखी थी। हम इंजीनियर अंकल से बेहतर नहीं हैं, बस हमारे पास थोड़ा अधिक अनुभव था जब हमारे पास एक पुराने कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं था। प्रिया ने आगे कहा, हमारे प्रोजेक्ट का नाम गरीब बच्चों के लिए कोडिंग है। इसका लक्ष्य उन दोस्तों के लिए एक मुफ्त कोडिंग सीखने का प्लेटफॉर्म बनाना है जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने भी पढ़ाई की भूख का अनुभव किया है
और क्योंकि हमारा मानना है कि गरीब होना कोई गलती नहीं है, हार मान लेना गलत है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया लगातार लेख लिख रहा था। रिया और प्रिया की प्रस्तुति का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लगातार सुर्खियां छपने लगीं। जुड़वां बहनों ने समाज की अंतरात्मा को जगाया। एक सफाई कर्मचारी की बेटियों से लेकर युवा प्रौद्योगिकी राजदूत तक, अरबपति सीईओ की आंखों के पीछे का रहस्य। ज्ञानटेक कंपनी मानवीय कॉरपोरेट संस्कृति का एक नया प्रतीक बन गई। कई अन्य कंपनियों ने प्रतिभा का मूल्यांकन और चयन करने के अपने तरीकों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। कई विश्वविद्यालयों ने जीवन कौशल, कृतज्ञता और सहानुभूति को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुद्दा उठाया। प्राइम टाइम पर सीधे प्रसारित होने वाले एक विशेष टॉक शो में सीईओ विक्रम सिंह को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मेजबान ने उनसे पूछा, आप एक सख्त सीईओ हुआ करते थे जो अपनी ठंडक और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। आज आप में यह बदलाव किस वजह से आया? विक्रम सिंह मुस्कुराए, धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, एक दिन मुझे लगा कि मैं एक सर्वर त्रुटि के कारण आधी रात में 100 करोड़ का अनुबंध खोने वाला हूं। मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि सब कुछ ढहने वाला है, लेकिन फिर 2 छोटी बच्चियां आईं और उन्होंने जो किया उसने न केवल सर्वर को बचाया, बल्कि इस पास्ट केवल सर्वर को बचाया, दुनिया के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी बचाया। मुझे कुछ ऐसा मिला जो सबसे कीमती है, लोगों में विश्वास और भाग्य से ऊपर उठने की आकांक्षा। यह वह चीज है जो प्रबंधन की किताबों में नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक सीईओ के रूप में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। दर्शक भावुक हुए बिना नहीं रह सके। अंत में एमसी ने रिया और प्रिया की मां आशा जी से पूछा, जो अभी भी कंपनी में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं, क्या आप उन्हें कोई और पद देने की योजना बना रहे हैं? विक्रम सिंह धीरे से हंसे, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान छिपा नहीं था। आशा जी उसी काम के साथ कंपनी में बनी हुई हैं। मैंने उन्हें लॉजिस्टिक्स विभाग में स्थानांतरित करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कैमरा मेहमानों की पंक्ति में बैठी आशा जी की ओर घूमा। वह धीरे से मुस्कुराईं। उनके बाल करीने से बंधे हुए थे, उनकी आंखें कोमल थीं। मुझे अभी भी अपने हाथों से फर्श साफ करना पसंद है, जैसे मैं पहले अपने बच्चों के लिए किताबों के हर पन्ने को अपने हाथों से साफ करती थी। मेरे लिए खुशी जीवन बदलने में नहीं है, बल्कि हर दिन अपने बच्चों को होशियार बनते देखने में है। उस समय मेरा दिल ऊंची इमारतों की रोशनी से भी ज्यादा रोशन हो जाता है, उस पलबल्ली को होशियार बनते देखने में है। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। कुछ की आंखों में आंसू आ गए, दया के कारण नहीं बल्कि सम्मान के कारण, क्योंकि केपीआई और मुनाफे के शोर भरे समाज के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपचाप रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को सुनने पर मजबूर कर देते हैं। कार्यक्रम के अंत में विक्रम सिंह ने सीधे कैमरे में देखा, मैं बस युवा लोगों से कहना चाहता हूं, कभी किसी को सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वे आपसे अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्योंकि कभी कभी जिस सवाल का जवाब आप पूरी जिंदगी खोजते हैं, वह एक चप्पल पहने और पुराना कपड़े का थैला लिए बच्ची के दिमाग में होता है। उस रात कही गई यह बात सोशल मीडिया पर लाखों बार साझा की गई, और कहीं न कहीं वे बच्चे जो अपने माता पिता के सफाई कर्मचारी, लॉटरी टिकट विक्रेता या कबाड़ी होने के कारण शर्मिंदा महसूस करते थे, खुद को देखकर थोड़ा और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि वे भी चमक सकते हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि आप हमें दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी यादगार या दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें लिखकर भेजिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब
जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। फिर आपको आए कि ये कहानी कैसी लगी, हुमायूं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप हुमायूं दुनिया के किस कोने से सुन रहा हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी यादगार या दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब यहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें।